अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया शेख और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर जावेद जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। और आज एक लंबे वक्फे के बाद डॉक्टर साहब हमारे हाथ आए हैं, तो हमने इनको स्टूडियोज़ में बिठा लिया है ताकि हम इनसे मैं किसी टॉपिक पे बात करें। और टॉपिक में ज़रूर बताऊंगी आपको। इससे पहले मैं डॉक्टर साहब को वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक मेजर मेडिसिन या इंजेक्टेबल या मतलब ऐसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे जो कि डायबिटीज़ में लाजिम व मुलजिम है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं बता ही देती हूँ, इंसुलिन के बारे में आज हम बात करेंगे कि इंसुलिन का डायबिटीज़ के अंदर या डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर क्या रोल है। डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करेंगे। आप अगर प्रोग्राम के दौरान कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, मगर हम होपफुली कोशिश करेंगे कि आपके दिल और दिमाग में उठने वाले तमाम सवालात के जवाब यहाँ पे डॉक्टर साहब के थ्रू दे दिए जाए। डॉक्टर साहब, आज का जैसे कि हमारा टॉपिक इंसुलिन के बारे में है, उसका रोल क्या है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इंसुलिन का, हम इस बारे में थ्रू आउट बात करेंगे। आप इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसका क्या कनेक्शन है, वो क्या रोल प्ले करती है हमारे सिस्टम के साथ, उसका क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंसुलिन का नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, रूटीन में इंसुलिन काम कैसे करती है। जी। बॉडी में रूटीन में पेंक्रियाज के अंदर लबलबे के अंदर से इंसुलिन सिक्रीट होती है और इसकी सिक्रीशन ब्लड ग्लूकोज के साथ मैच्ड होती है। जी। यानी जितना ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल होगा इतनी उसकी सिक्रीशन होगी। अब जब ब्लड शुगर लो हो रहा होता है तो नॉर्मल फिजियोलॉजी में इंसुलिन की सिक्रीशन भी कम हो रही होती है। ठीक है। और बॉडी में जो इंसुलिन का काम है वो नंबर 1 ये है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, इन ए सेंस कि वो शुगर लेवल को बॉडी के अंदर एक फ्यूल के तौर पे या एनर्जी सोर्स के तौर पे यूटिलाइज करना है। जी। यानी ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज से जान छुड़ानी है, ऐसा है कि ग्लूकोज को एनर्जी में तब्दील करना है। यानी सेल के अंदर ले जाके जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है बॉडी को एनर्जी देने वाला काम ये इंसुलिन करने के। जैसे आप एक गाड़ी अगर चला रहे हैं तो उसके अंदर पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसी तरह बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनके लिए इंसुलिन एक पेट्रोल की तरह है। वो होगा तो गाड़ी चलेगी, नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। सो डायबिटीज़ के अंदर जो डिफेक्ट्स आते हैं इंसुलिन की जो कमी के, 2 किस्म के डिफेक्ट्स आते हैं। या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है या ऐसा होता है कि इंसुलिन की जो काम करने की सलाहियत है उसके रास्ते में मुज़ाहमत होती है। हम इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस होएगी या इंसुलिन डेफिशिएंसी होएगी। ठीक है। अच्छा, अगर किसी पेशेंट में इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं पैदा हो रही तो हम उसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटिक। यानी ये वो पेशेंट है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है। जैसे कि अभी आपने बात की कि कुछ कंडीशंस में ये होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती। अब एक है कि भाई कम पैदा होना, एक होता है बिल्कुल पैदा ना होना। जिसमें बिल्कुल पैदा नहीं होती उसको हम टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। इसका मतलब है अब ये पेशेंट बहरहाल इसको बाहर से अपनी इंसुलिन मैनेज करनी है। और ये पेशेंट्स आमतौर पर 20 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं। ठीक है। दूसरी किस्म के डायबिटिक पेशेंट वो होते हैं जिनमें पहले इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, वो ओवरवेट होते जाते हैं, उनके अंदर फैट बढ़ती जाती है, उनकी बॉडी में जो हुजम है वो नॉर्मल के मुकाबले में बढ़ जाता है, मैस बढ़ जाता है। एज ए रिज़ल्ट वही इंसुलिन जो उनकी बॉडी पे पहले पूरी पड़ रही थी वही इंसुलिन अब उन पे पूरी नहीं पड़ती क्योंकि उसका मैस बढ़ गया तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई। रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अब इससे क्या, इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होना या उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाना। ठीक है। एज ए रिज़ल्ट जो इंसुलिन के जो बनाने वाले खुली होते हैं वो ओवर वर्किंग करते हैं और उस ओवर वर्क में और इस फाइट रिस्पॉन्स में उनकी मज़ीद डेथ होती है। तो नतीजे में इंसुलिन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है और इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर 2 डिफेक्ट्स होते हैं। इंसुलिन की प्रोडक्शन कम है और जो इंसुलिन हम देते हैं उसको रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हो गई। टाइप 1 में फॉल्ट भी एक होता है, वो इसलिए 1 नहीं है ना वो, तो टाइप 1 में फॉल्ट भी एक ही है। वो मेन फॉल्ट है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। जब आप देंगे तो रिप्लेस हो जाएगी तो मामला ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब जो इंसुलिन का किरदार है बॉडी में, वो एक तो किरदार है ना कि भी उसने ब्लड शुगर लेवल को मतवाजन करना है, उसको बैलेंस करना है, और एक उसका ये किरदार है कि उसने कैटाबॉलिज्म को रोकना भी है। फॉर एग्जांपल रात के 3 बजे या 4 बजे बॉडी में कई ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं
जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहे होते हैं। अब ये जो हार्मोन्स हैं इन सारों का काम है हाइपरग्लाइसीमिया करना, ब्लड शुगर लेवल को हाई करना। इंसुलिन एक वाहिद हार्मोन है उनकी ऑपोजिट जो स्टैंड करता है उनके सामने और ब्लड शुगर लेवल को हाई नहीं करने देता। ठीक है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें वो जो इंसुलिन रात को 3-4 बजे रिलीज होनी थी वो नहीं रिलीज हुई, यानी डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, दूसरा डिसऑर्डर पैदा हो गया, दूसरे हार्मोन ज़्यादा हो गया तो ब्लड शुगर लेवल हाई होगी फास्टिंग में। अक्सर पेशेंट्स आपको ये शिकायत करते मिलेंगे कि जी हम रात को कुछ नहीं खा के सोए थे खास और मीठा भी नहीं ज़्यादा खाया था लेकिन सुबह फिर भी शुगर नाश्ते में बढ़ी हुई थी। ठीक है। और जब खाली पेट थे तो भी शुगर लेवल बढ़ गया। तो जो खाली पेट जब होते हैं तो एक्चुअली उनकी स्टोर्ड शुगर बाहर आ जाती है उन केमिकल्स के नतीजे में। तो ये है कि इंसुलिन का ये काम है कि इंसुलिन उस हाइपरग्लाइसीमिया को भी रोकती है और जो ब्लड शुगर हम बाहर से लेके जा रहे हैं उसको यूटिलाइज भी करती है। ठीक है। और डॉक्टर साहब आपने मुझे ये तो बता दिया कि डायबिटिक टाइप 1 होते हैं, टाइप 2 होते हैं, क्या इंसुलिन की भी काइंड्स होती हैं? इंसुलिन की काइंड्स जो हैं वो हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट की, तो मैं यहाँ ये भी वाज़ह कर दूँ कि 2 किस्म की इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स है। एक इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स है, इंजेक्टेबल से मेरी मुराद है कि जो ट्रीटमेंट्स इंजेक्शन के ज़रिए जानी है जी, और उनको ही ज़्यादा लोग माइंड करते हैं क्योंकि टैबलेट्स को तो कोई नहीं माइंड करता। तो जो उसमें से इंजेक्टेबल है वो 2 कैटेगरीज अब बन गई हैं। एक कैटेगरी है जो इंसुलिन बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं, यानी जिनके अंदर इंसुलिन का केमिकल मौजूद है और वो ट्रीटमेंट है। एक है कि नॉन इंसुलिन बेस्ड इंजेक्टेबल्स भी हैं। ठीक है। अब ये जो नॉन इंसुलिन बेस्ड इंजेक्टेबल्स हैं ये 2 इंजेक्टेबल्स हमारे पाकिस्तान अवेलेबल हैं। एक लीराग्लूटाइड विक्टोज़ा के नाम से अवेलेबल है और एक ड्यूलाग्लूटाइड जो है ट्रूलेसिटी के नाम से अवेलेबल है। ये 2 जो केमिकल्स अवेलेबल हैं या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ये दोनों वेट लॉस में हेल्प करती हैं और ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करती हैं। ये भी बॉडी में जाके इंसुलिन की प्रोडक्शन को तेज़ करती हैं जी। अच्छा, एक बिल्कुल जो आज ही न्यूज़ आई है जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि ये जो नॉन इंसुलिन बेस्ड इंजेक्टेबल्स है जो वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को भी बैलेंस करते हैं, तो एक तरह से काफ़ी बेनिफिशियल हो जाते हैं, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि आपके टाइप 2 डायबिटिक्स ज़्यादातर ओवरवेट होते हैं। अब एक ओवरवेट पर्सन को जब आप इंसुलिन शुरू कराते हैं वो अपना खाना पीना भी बढ़ा लेता है, एज ए रिजल्ट वो और ओवरवेट हो जाता है। जब ओवरवेट और होते हैं, वेट बढ़ता जाता है तो इट लीड्स टू हार्ट कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट के ऊपर यानी कि फर्दर भी कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट जाती हैं ओवरवेट होने की वजह से, और ओवरवेट होने की वजह से उसकी इंसुलिन की डोज भी बार बार बढ़ती रहती है। ठीक है। अब अगर हम इंसुलिन ना दें और इंसुलिन की नॉन इंसुलिन बेस्ड इंजेक्टेबल दे दें, इंजेक्शंस दे दें जो वेट कम करने में हेल्प करें तो उनके दोहरे फायदे, ठीक है, ब्लड शुगर भी ठीक और वेट भी ठीक जी। तो अब वो पहले वो प्रॉब्लम क्या थी उनके साथ, वो भी इंजेक्शन थे, इंसुलिन भी इंजेक्शन है। तो अब एक ऐसा ओरल एंटी डायबिटिक आई है जिसको हम सेमीग्लूटाइड कहते हैं और ये उसी क्लास से है जो वेट लूजिंग में हेल्प करते हैं, तो वेट लॉस में हेल्प करते हैं और शुगर लेवल को मतवाजन करते हैं। ठीक है। ये FDA ने अभी उसकी अप्रूवल दे दी है, तो FDA जब अप्रूवल दे देता है तो अमेरिका में चीज़ें अवेलेबल होना शुरू हो जाती हैं। अमेरिका अवेलेबल होती है तो आपको पता फिर दुबई में आ जाती हैं और दुबई में अवेलेबल होती है तो नेक्स्ट टर्न हमारी आ जाती है। तो बाई एंड लार्ज 1 साल के एंड तक हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारे पास भी वो ओरल टैबलेट्स आ जाएंगी जो वेट लॉस में हेल्प करेंगी। अब आ जाते हैं इंजेक्टेबल इंसुलिन्स के ऊपर। इंसुलिन्स पहले जो कन्वेंशनल इंसुलिन्स हैं वो 2 मेन इंसुलिन्स हैं। एक बहुत मशहूर है हिमोलिन आर के नाम से, इसको हम रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं, ये पानी की शक्ल की होती है तो उसको हम सादा इंसुलिन भी कहते हैं। और दूसरी ज़रा लॉन्ग एक्टिंग या इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है जिसका एक्शन 12 से 14 घंटे होता है, उसको हम NPH भी कहते हैं। तो ये R और N का आमतौर पे पेशेंट्स जो सुन रहे हैं वो समझते हैं कि R और N का हम कॉम्बिनेशन देते हैं। कई दफ़ा वो हम पहले से प्री मिक्स होती है, कई दफ़ा हम उनको RN की आवाज़ लिख के देते हैं, मिला के लेते हैं। रिसेंटली अब उसमें एडिशन और भी हो गई है, उनको हम कहते हैं एनालॉग्स। ये वो इंसुलिन्स हैं जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, जब खाना खाते हैं साथ इंसुलिन काम करना शुरू कर देती है, 3 घंटे में असर ख़त्म हो जाता है। इसमें ये हीमोलॉग, नोवोरैपिड और अपिड्रा, ये 3 ड्रग्स जो हैं ये अवेलेबल है पाकिस्तान में। अब एक और जो कैटेगरी है इंसुलिन्स की उनको हम बेजल इंसुलिन्स कहते हैं। बेजल का मतलब होता है ऐसी स्टेट जिसमें आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे
और आप एक्स्ट्रा खाना पीना भी नहीं ले रहे। तो वो बेजल स्टेट में भी बॉडी की इंसुलिन की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हम बेजल इंसुलिन का सहारा लेते हैं। 2 इंसुलिन उसमें अवेलेबल हैं, ग्लार्जीन है और लेटिमिर है, ये लेविमिर और उसके लेंटस के नाम से अवेलेबल है। और अभी एक उस लेंटस वालों ने उसकी मज़ीद कंसनट्रेटेड फॉर्म लेके हैं जिसको हम तोजियो कहते हैं। तो ये 3 ड्रग्स जो हैं इस वाले से अवेलेबल हैं जिनका असर 24 घंटे है। ठीक है। और वो दिन में एक दफ़ा लगती हैं और ज़्यादातर काम उनका नाश्ते से पहले वाली शुगर को ठीक करना है। ठीक है फास्टिंग शुगर। डॉक्टर साहब, कुछ जैसे आपने बताया कि इंजेक्टेबल से लोग घबराते हैं अक्सर, क्योंकि इंसुलिन तो ऑब्वियसली अभी तक तो और हमने नहीं है अभी तक कहाँ इंजेक्टेबल्स ही है ना यहाँ पे, तो वो लोग जो रेजिस्ट करते हैं कि इंसिस्ट करते हैं बाकायदा डॉक्टर को इंसुलिन नहीं लगानी, और कभी कभी खुद भी अज्यूम कर लेते हैं कि मेरी डायबिटीज़ अब थोड़ी सी रह गई है या ठीक हो गई तकरीबन, तो उनके लिए क्या? इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ फिजिशियन लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं और कुछ पेशेंट्स लेवल के प्रॉब्लम्स हैं। पेशेंट बैरियर्स हैं, कुछ फिजिशियन बैरियर्स हैं। पेशेंट बैरियर क्या है? पेशेंट सोचता है कि भाई डेली इंजेक्ट करूँगा, मैं डेली शुगर चेक करनी पड़ेगी, फ्रिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ये उसके बैरियर्स हैं और उसके कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसने लोगों से सुन रखे हैं। फिजिशियन के लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? फिजिशियन के हिसाब से ये होता है कि फिजिशियन ये सोचते हैं कि चूँकि पेशेंट विलिंग नहीं है तो मैं अगर इस ट्रीटमेंट दूंगा उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, लो शुगर अटैक्स होएंगे, तो फिर सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा। सेकंड ये भी हो सकता है कि फिजिशियन खुद इतना क्लियर ना हो कि इंसुलिन की नीड है या नहीं है। ठीक है। तो अब ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इंसुलिन एडवाइस करें पेशेंट को तो आपका अपना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये ही ट्रीटमेंट है। डॉक्टर मस्ट बी रिस्पांसिबल और अवेयर इनफ टू, डॉक्टर मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली वन, डॉक्टर मस्ट बी एबल टू काउंसल पेशेंट। क्या ऐसा होता है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स की बातों में आते हैं कि जैसे पेशेंट कह रहा है वैसे वो उसके पीछे लग जाएंगे, वहाँ पे ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर कौन है और पेशेंट कौन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्चुअली आपकी जो एग्जीक्यूशन होती है ट्रीटमेंट की, आपका जो प्रेस्क्रिप्शन है उसको इम्प्लीमेंट तो पेशेंट नहीं करना ना, तो पेशेंट के कंसेंट से ही ट्रीटमेंट अल्टीमेटली फाइनल होती है। डायबिटीज़ का ये प्रॉब्लम है कि इसमें ट्रीटमेंट 3-4 लेवल्स के लोगों ने करनी होती है, इसमें साइकोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं, डाइटिशियन भी आ जाती है, उसमें उसके फिजियोथेरेपी वाले भी आ जाते हैं, और पेशेंट का अपना रोल है, उसने डाइट का ख्याल करना, उसने वॉक करनी है। ये सारे रोल्स मिलके शुगर कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहूँगा ये इंसुलिन पकड़ें और लगा लें तो आप ठीक हो जाएंगे। और फिर टाइट्रेशन फेज़ है, फर्स्ट पेशेंट विलिंग होएगा इंसुलिन लेने के लिए, फिर इंसुलिन की डोज बढ़ाने के लिए तरीकाकार समझेगा कि मैं उसको बढ़ाऊँगा कैसे। अच्छा, यहाँ एक और जो ये बात होगी कि फिजिशियन और पेशेंट बैरियर्स जो हैं वो हैं। अगर फिजिशियन का माइंड क्लियर है और वो उसका जो रब्त है, तालमेल है जो पेशेंट के साथ, वो बहुत बेहतर है, तो मैं समझता हूँ इफेक्टिवली कन्वे कर सकता है कि जी आपको ज़रूरत है, आप इसको लगाएं, मैं कह रहा हूँ ये आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट। अच्छा, मस्ट बी वेरी क्लियर। फिर जो पेशेंट क्लियर हो गया उसके बारे में लगाने पे, उसके बाद जिम्मेदारी पेशेंट फिजिशियन की ये है कि पेशेंट को ये समझाए कि इंसुलिन को टाइट्रेट कैसे करना है। ऐसा नहीं है, देखिए इंसुलिन क्यों फेल होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को हम कहते हैं 20 यूनिट सुबह लगा लें, 10 यूनिट शाम को लगा लें, तो क्या ये ट्रीटमेंट प्लान कामयाब हो जाएगा? ये तो आप मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि हो सकता है उस पेशेंट की जो नीड है वो 30 यूनिट सुबह हो और शाम को 20 हो, और हो सकता है कि उस पेशेंट की जो नीड है हम हर पेशेंट को इक्वली तो एडवाइस नहीं कर सकते, और हो सकता है उसी पेशेंट की ज़्यादा भी हो और उसको शुगर लो का अटैक हो जाए। तो ये काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर और पेशेंट। यही मैं कहने लगी थी कि साइकोलॉजिकली उसको हम हैंडल किस तरह से करते हैं पेशेंट को, उसकी काउंसलिंग उसको सारे उसके जो उसके जहन में जो बैड कॉन्सेप्ट्स हैं या मिथ्स हैं, जो बैरियर्स नज़रियात बने हुए गलत, वो बैठ के उनको पहले क्लियर किया जाए, ताकि पेशेंट जब जाए तो उसको किसी और से ना पूछना पड़े कि डॉक्टर साहब मैं इंसुलिन लगाऊं कि ना लगाऊं, या मतलब किसी और से क्या है कि डॉक्टर साहब ने इंसुलिन लिख के दी है, क्या मैं लगा लूं या मैं ना लगाऊं। तो ये कन्फ्यूजन उसके जहन में नहीं होनी चाहिए क्लिनिक से वापस जाते हुए, उसको बड़ा ही क्लियर जाना चाहिए। बिल्कुल ये हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इंसुलिन की काइंड्स के बारे में गाइड किया, बेजल और बोलस मैंने जैसे मेन बात की है, बेजल होती है, बोलस होती है। आपने डायबिटिक्स के बारे में, अच्छा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पेशेंट,
हम इंसुलिन यानी कि डॉक्टर्स कैसे गाइड करेंगे? आपने बात बीच में की है, लेकिन मैं अलग से इसलिए पूछ रही हूँ ताकि एक दफ़ा दोबारा जब आप बताएं तो क्लियर हो जाए कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, इंसुलिन की काइंड्स आपने बताई। अब ऐसा है कि डिफरेंट पेशेंट्स काइंड ऑफ पेशेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंसुलिन यूज़ करेंगे या सबके लिए सेम? हाँ, ये सही है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मसला एक ये आप कह रहे हैं कि इंसुलिन की जो डिज़ाइन करना है, एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, प्रिस्क्रिप्शन डिज़ाइन का, वो क्या बात है? ऐसा पेशेंट जिसकी फास्टिंग शुगर आई है, नाश्ते से पहले आई है, बाकी दिन की शुगर मुनासिब रहती है, वो एक आइडियल कैंडिडेट है कि उसको हम बेसल इंसुलिन ऐड कर दें जी। वो एक पेन इस तरह का हम उसको 24 आवर में यूज़ करने के लिए बता दें और उसमें से 10 यूनिट से वो शुरू हो जाएं, 2 यूनिट उसके बढ़ाते जाएं टिल के नाश्ते से पहले शुगर 110 तक आ जाए। तो ये इजी वे है कि वो अपनी सारी टैबलेट्स पेशेंट इस्तेमाल करता रहता है और हम उसको इंसुलिन ऐड कर देते हैं, 10 यूनिट्स ऐड कर देते हैं और फिर उसको समझा देते हैं कि आप इसको टाइट्रेट अप कर लें। इसमें 2 इंसुलिन ज़्यादातर यूज़ होती हैं, लेंटस और लेविमिर, और ये तीसरी जो आ रही तो जी वो आ गई, ठीक है। और जो दूसरे पेशेंट्स हैं जिनकी दिन की भी शुगर ज़्यादा है और फास्टिंग भी ज़्यादा है, उनमें फिर हम ज़रा दोनों तरह की इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, जिनको सादा और दूध इंसुलिन कहते हैं। तो ये फ़र्क होता है पेशेंट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन डिलीवरी ऑप्शंस। इंसुलिन डिलीवरी ऑप्शन मैंने मेरे अपने हाथ में ही है। अच्छा। तो मैं वहाँ से बताता हूँ। एक तो ये कन्वेंशनल मेथड है जिसको हम ये सिरिंज मेथड कहते हैं, ठीक है। ये इंसुलिन सिरिंज है जिसमें 100 यूनिट्स तक ये गुंजाइश है भरने की। अच्छा। तो आप इसकी जो नीडल, अगर जहाँ पे स्क्रीन पे सारे देख सकते हैं, नीडल इसकी बहुत ही फाइन है। ये वैसे भी बड़ा स्लिम एंड स्मार्ट सा इंजेक्शन है। स्लिम स्मार्ट इंजेक्शन है। तो ये बहुत ही इसकी फाइन नीडल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं सिर्फ पेन से लगा सकता हूँ, मुझे नीडल्स के सब फोबिया है, नीडल जरा वैसे इतने छोटे इंजेक्शन को देख के ये बहुत ही इसकी फाइन नीडल है, इसलिए मैं साथ ही लाया था। सही है। अब ये कि दूसरा लो मेथड होता है डिलीवरी का, वो पेन होता है। पेशेंट्स को क्लियर होना चाहिए कि जो ये पेन और सिरिंज है ये डिलीवरी मेथडोलॉजी है। अच्छा। हो सकता है वही इंसुलिन पेन में हो, वो सब वही इंसुलिन। अच्छा, डिलीवरी से यहाँ एक मीनिंग क्या हम निकालेंगे? यानी डिलीवरी मेथड जैसे लगाना है। अच्छा। हाउ टू डिलीवर, हाउ टू इंजेक्ट, ये है ना। तो आपका पेन के साथ लोग थोड़े इजी इस सेंस में ज़रूर होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है आपके जो 60 एज में है, ऐसे पेशेंट को अब ज़रा देखने में प्रॉब्लम होती है और वो इतने स्मॉल नंबर्स को भरने में उसको रीड करने में प्रॉब्लम हो, तो उसको रीड करने में प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्या करते हैं कि पेन दे दिया और उसके साथ ये देखें ना, एक क्लिक 1 यूनिट के बराबर है, 2 क्लिक्स 2 यूनिट्स हो गए, 3 4 राइट। तो आप जो क्लिक्स हैं वो समझा सकते हैं, ठीक है, कि आपने 10 क्लिक्स भरने हैं तो इसको 10 यूनिट्स। तो ये है कि पेन का ये भी एडेड बेनिफिट अच्छा, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, जस्ट दैट इज द चॉइस यू मेक फॉर योर। आप इंसुलिन तो अंदर वही जाएगी जो इंसुलिन से भी जा सकती है और पेन से भी जा सकती है। और इसमें देखें ये पेन में इंसुलिन पहले से 300 यूनिट्स मौजूद होती है। ठीक है। तो आप जब ये लगाना शुरू करते हैं तो ये अगर 10 यूनिट्स रोज़ाना इस्तेमाल करें तो 1 महीने में 300 यूनिट्स चले जाएंगे। तो ये इस तरह से है। ठीक है। इसके आगे एक नीडल आ जाती है जो कि इसी की तरह फाइन होती है और उससे आप इंजेक्ट कर लेते हैं। इजी ये भी है, वो भी इजी है। इसका ये भी एक इजी है कि भाई आप कोई ऑफिस में जॉब करते हैं और वो पोर्टेबल साल ले जाना चाहते हैं इंसुलिन, तो अपना पेन इधर लगाएं या जेब में डालें और चले जाएं। अच्छा अच्छा। जबकि इसके साथ जो कोई वायल कैरी करनी पड़ती तो वो ज़रा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की आपने बातचीत सुनी, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ये अर्ज़ करूँगी कि आखिरी मैसेज आप डायबिटिक्स को क्या देना चाहेंगे? डायबिटिक्स को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो टाइप 1 डायबिटिक्स के बारे में बात ये है कि उनकी इलाज इंसुलिन के ज़रिए ही मुमकिन है, नंबर 1। और इस कॉन्सेप्ट को जितनी जल्दी फैमिली एक्सेप्ट कर ले इतना बेहतर होता है और पेशेंट। ठीक है। और इंसुलिन का जो टाइप 1 में इंसुलिन की ज़रूरत इसी तरह है जैसे एक कम बिनाई वाले पर्सन को ऐनक की ज़रूरत है, वो उसकी ऐनक है, डिपेंडेंट जो हो गया ना, डिपेंडेंट हो गया।
ऐनक जैसे उतारते तो नज़र कुछ नहीं आता, बिल्कुल इसी तरह इंसुलिन बंद करने का मतलब यानी है हम कि कह आप सकते हैं जैसे पेशेंट को अंधेरों जिसकी में ले कोई जाएं। एक अल्लाह खुदा ना खास्ता पैर फ्रैक्चर हो जाएगा तो उसको जैसे छड़ी की जरूरत होती है चलने के लिए, बिल्कुल सही, सहारे की तो ये जरूरत, डिपेंडेंट है। तो ये लेकिन डिपेंडेंट। ये सारे चूंकि काम हमारे ऊपर जो अल्लाह ताला ने चूंकि ये एक फैसला किया होता है, हम ठीक। इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करते, रादर इसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके इसके साथ चलते एग्जैक्टली। हैं। और दूसरा है कि टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, टाइप 2 डायबिटिक्स जब उनका वेट लूज़ होना शुरू हो जाए, जब उनकी ब्लड शुगर्स HbA1c लेवल उनका 11% से ज़्यादा रहना शुरू हो जाए, तो फिर वो कैंडिडेट्स हैं इंसुलिन थेरेपी के, या जब उनका फिजिशियन एडवाइस करे तो फिर वो उस वक्त बहस करने की बजाय इंसुलिन को एक्सेप्ट करे। बात ख़त्म हो गई आपकी। थैंक यू नाज़रीन, बातचीत सुनी डॉक्टर साहब की आपने। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।